गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अधिकतम ऊंचाई चल रहा था हमारा पॉइंट। हमने प्रक्षेप्य गति पढ़ी। प्रक्षेप्य गति में अपन ने निकाला था क्षैतिज परास निकाल लिया अपन ने, और पथ का समीकरण हमने निकाल लिया था। ठीक है। और अब हमारा तीसरा जो पॉइंट था हमारा वो था प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, जिसमें अपन ने T1 निकाल लिया था u sin थीटा अपॉन में g। अब हमें यहाँ न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण लगाना है। h ज्ञात करना है ना, ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें दूरी ज्ञात करनी है y दिशा में, है ना। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी प्रक्षेप गति है, ये हम ज्ञात कर रहे हैं h का मान। ठीक है। ये कौन सी दिशा में है? y दिशा में। y दिशा में हमें विस्थापन लेना है, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर s बराबर ut प्लस 1/2 at², यही था न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण, यही है। अब इसको हमें कौन सी दिशा में लेना है? y दिशा में। तो यहाँ s की जगह y बराबर uy t प्लस 1/2 ay t²। ठीक है। यहाँ पर जो अपन t ले रहे हैं, T1 अपन दे देते हैं आधी दूरी के लिए। आधी दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी T1 है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी T1 है। सबसे पहले पिंड को जहां से हमने छोड़ा वहां से वो अधिकतम ऊंचाई, जैसे मान लो किसी पिंड को अपन उछाल रहे हैं, उछालेंगे तो क्या होगा, वो अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, तो उसको कुछ समय लगा, मान लो 1 मिनट लगा, वहां से वापस नीचे आएगा तभी उसको 1 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, तो उसको अपन मान लेते हैं T1 समय, आधा आवर्तकाल। वैल्यू हमारे पास है सबकी, हम मान रख देंगे सबके, और हमें मान किसका ज्ञात करना है? h की वैल्यू हमें पता करनी है। कैपिटल h का मान हमें ज्ञात करना है। y का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल H, y दिशा में। तो y की जगह तो अपन लगा देंगे कैपिटल H बराबर uy का मान u sin थीटा गुणा t का मान, t की वैल्यू हमने निकाल ली, अभी क्या निकाली है? u sin थीटा बटा g। ये अपन ने u sin थीटा बटे g प्लस 1/2 माइनस g, और इसकी वैल्यू अपन ने निकाली है u sin थीटा बटे g का होल स्क्वायर। हमने सबकी वैल्यू यहाँ रखी हुई है, तो सबकी वैल्यू रख देंगे। अब इसको करेंगे अपन सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए u गुणा u और साइन गुणा साइन, तो u स्क्वायर, u को u से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? u स्क्वायर, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में g। ये तो ये आ गया इतना। ठीक है। ये माइनस जी, ay का मान क्या होता है? माइनस जी होता है। इस माइनस को आगे ले आओ, 1/2, यहां देखिए अपॉन में जी, यहां देखिए स्क्वायर है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर तीनों पे है, ये तो g ये वाला है, और ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर। ये हमने यहां से स्क्वायर खोला है। स्क्वायर खोलने के बाद में वो u पे भी आ जाएगा, साइन पे भी आ जाएगा, और g पे भी आ जाएगा। स्क्वायर को अपन ने अंदर ले लिया। इस वाले g के मान से ये वाला g काट दो, नीचे g स्क्वायर है, ऊपर g है, कट जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा g माइनस 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे g। g स्क्वायर था ना, एक g से एक g कट जाएगा। यहां पर देखिए कॉमन आ रहा है या कुछ कॉमन आ रहा है ना, यहां से अपन कॉमन ले लेंगे। क्या आ रहा है कॉमन? दिख रहा है आपको? u स्क्वायर है, यहाँ भी u स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यहाँ g है, यहाँ भी g है, तो ये चीज क्या आ जाएगी?
कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा क्या? अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अपन सीधा कैसे करेंगे। बोलिए क्या बचेगा? ये पूरा का पूरा अपन ने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 1, तो यहाँ ये 1 आ गया माइनस, ये अपन ने पूरा बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2। एक में से आधा कम करना है, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। देखिए ये पूरी एक राशि है और ये राशि आधी है, समझ रहे हैं ना? ये वही बात होगी जैसे x माइनस x/2, इस पूरी को अगर अपन x लें, इस पूरी को अगर x माने तो ये x देखो सेम है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे g, सेम राशि है ना दोनों, तो अपन यहाँ डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, मतलब एक में से आधा घटाना है। या आप कॉमन लेके आपको यहाँ एकदम और क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे घटाया। एक में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। ये आधा अपन आगे ले आते हैं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे g, और इसको अपन लिख देंगे 2g, 2 इसके पास ले आएंगे तो यह जाएगा h का मान, h की वैल्यू क्या आ गई? h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये h की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास में समीकरण नंबर आ गई 3। समीकरण नंबर देख लेना कंटिन्यू, जो पिछला वीडियो था उसमें हमारे समीकरण नंबर कौन सी चल रही थी, उसके अगली वाले लगानी है आपको, ठीक है? अगर 3 आ चुकी तो आप यहाँ 4 नंबर लगा दोगे। अब हमारा चौथा जो बिंदु बचा वो बचा है उड्डयन काल। उड्डयन काल, ठीक है? उड्डयन काल अपन किसे कहेंगे? मैंने बताया था आपको, उड्डयन काल हमारे हाथ से छूटने के बाद में और वापस धरातल तक पहुंचने तक का लगा समय क्या कहलाएगा? उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल, उड्डयन काल को कैपिटल T के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी भी पिंड को फेंकने पर हमारे हाथ से छोड़ने से लेकर पुनः पृथ्वी तक पहुंचने तक का समय उड्डयन काल कहलाएगा, ठीक है? किसी, ये शायद मैंने बता दी थी परिभाषा, किसी पिंड को फेंकने पर उन्हें समतल पर पहुंचने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है, जिसको अपन कैपिटल T के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब उड्डयन काल के लिए देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था कि पिंड यहां से लेकर यहां तक T1 समय में पहुंचा, कितने समय में? स्मॉल T1 समय में, ठीक है? ये अधिकतम ऊंचाई उसने प्राप्त की, और यहां से लेकर वापस वो यहां पर पहुंचा, पुनः उसको कितना समय लगा? T1। तो T1 वाला जो हमने सूत्र निकाला उसको हम 2 बार जोड़ दें, या आधा आवर्तकाल आधा आवर्तकाल दोनों को जोड़ दिया तो पूरा एक आवर्तकाल बन गया, पूरा एक उड्डयन काल बन गया ना? ये ऊंचाई तक पहुंचने में समय आधा उड्डयन काल और ये फिर आधा उड्डयन काल, तो टोटल जो उड्डयन काल होगा कैपिटल T वो T1 प्लस T1 अर्थात 2T1। T1 का सूत्र अपन जानते हैं, अभी भी अपन ने पढ़ाया, u sin थीटा बटे g, क्योंकि T1 बराबर u sin थीटा बटे g, तो T बराबर क्या आ जाएगा? 2u, T1 की जगह T1 का मान लगा दो, तो 2u sin थीटा बटे g।
हमारे पास में आ गया उड्डयन काल का सूत्र। ठीक है, तो हमने 4 चीजें निकाली प्रक्षेप्य गति में, चारों चीजें इंपॉर्टेंट है और चारों आपको निकालना आना चाहिए। उड्डयन काल कैसे ज्ञात करते हैं, अच्छा चारों के सूत्र आपको पता होने चाहिए कि आर का सूत्र क्या है, कैपिटल आर का जो क्षैतिज परास अपन ने निकाली, अधिकतम ऊंचाई अपन ने ज्ञात की उसका सूत्र क्या होता है, उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आते हैं तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको वैल्यू दी हुई रहेगी, मान दिया हुआ रहेगा और आपको सीधे सूत्र में मान रखना है। जैसे इसमें अगर आपको थीटा दे दिया कि 30 डिग्री के कोण पर उछाला और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला, तो आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो u की वैल्यू तो कितने रख दोगे, 10 रख दोगे, थीटा का मान कितना रख दोगे, 30 डिग्री रख दोगे, तो sin 30 का मान आपको पता है, यहाँ 10 रख दोगे, g का मान 10 होता ही है, या तो 10 रखो या 9.8, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए आपको सूत्र याद होने अनिवार्य है, सूत्र याद होने चाहिए। तो ये प्रक्षेप्य गति वाला जो टॉपिक है वो आपके आज कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है उसमें छोटे छोटे और परिभाषाएं आएंगी, लेकिन लास्ट जो हमारा बिंदु है वो है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति में कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं आ सकती हैं। क्योंकि अभी तक अपन ने छोटी क्लासों में जो पढ़ा वो अपन ने पढ़ा था सरल रेखीय गति, कोई पिंड सीधी सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसको अपन कहते हैं सरल रेखीय गति। अब है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसको अपन कहते हैं वृत्तीय गति। तो हमारा अगला जो बिंदु है वो है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, एक समान का क्या मतलब है, एक समान का मतलब है कि कोई पिंड किसी भी बिंदु के या अक्ष के चारों ओर समान चाल से चल रहा है। यहाँ पे एक एक शब्द पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, चाल और वेग में अंतर होता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो अगर चाल शब्द बोला जाए इसका मतलब इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है, वेग बोला जाए इसका मतलब दिशा और परिमाण दोनों चीजें हैं। सदिश और अदिश राशि अपन पढ़ चुके। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी अक्ष के चारों ओर अगर कोई पिंड एक समान चाल से अगर गति कर रहा है, एक समान चाल से गति करने का मतलब क्या हुआ कि किसी पिंड को एक चक्कर लगाने में मान लो 1 मिनट लगता है तो उसको अगला चक्कर लगाने में भी 1 मिनट ही लग रहा है और प्रत्येक बिंदु पर वह समान चाल से चल रहा है। जितनी चाल उसकी इस बिंदु पर है उतनी चाल इस बिंदु पर भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं तेज चल रहा है कहीं धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं है, परिमाण समान। ठीक है, तो परिमाण अगर समान होगा तो उसको अपन कहेंगे एक समान चाल। क्लियर है यहाँ पे ये बात। अब देखिए, अगर किसी भी वस्तु की चाल समान है लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहूं कि वेग अलग है तो यह बात आपके गले उतर जाएगी है। मैंने 2 शब्द बोले, एक तो चाल समान है, एक समान वृत्तीय गति में चाल समान होती है लेकिन वेग भिन्न भिन्न होता है। कैसे बता सकते हैं आप? वृत्ताकार गति में वृत्तीय पथ में किसी भी पिंड का वेग समान नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि समान वेग से वृत्ताकार गति कर रहा है तो आपका वाक्य 100% गलत है। क्यों? हम वेग शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते या अपन वेग को समान क्यों नहीं कहते? वो इसलिए नहीं कहते
वेग में दिशा भी काउंट होती है ना। अब यहाँ पर देखिए, किसी क्षण पिंड यहाँ है, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप दिशा कोई भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। पिंड यूं घूम रहा है, ठीक है। हम इस बिंदु की बात करें, ए बिंदु की। इस ए बिंदु पर उस पिंड की डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है? दिशा हमेशा होती है स्पर्श रेखीय। यह आप हमेशा ध्यान रखें, आपने किया भी होगा जब आप छोटे होंगे तब। किसी भी पत्थर को आप रस्सी से बांधिए, धागे से बांधिए, और उस धागे का दूसरा सिरा पकड़ के आप उसको घुमाएं, ठीक है। जब आप घुमाओगे, घुमाते घुमाते किसी पॉइंट पर आप अगर धागे को छोड़ोगे तो क्या होगा? वो पिंड कहाँ जाएगा? आपने कभी सोचा है? किया भी होगा आपने। आप किसी पिंड को घुमा रहे हैं, किसी भी पत्थर को धागे से बांध के उसको आप घुमा रहे हैं, ठीक है। घुमाओगे, ये पिंड यहाँ है इस बिंदु पर, और आपने धागा छोड़ दिया, ये पिंड कहाँ जाएगा? ये पिंड जाएगा स्पर्श रेखा सीधा। क्यों? क्योंकि जब हमने धागे को पकड़ रखा था और हम उसको घुमा रहे थे, तो हम उसको वृत्ताकार पथ प्रदान कर रहे थे, हम उसको वृत्ताकार पथ दे रहे थे। जैसे ही हमने धागा छोड़ दिया तो हमने उसको वृत्ताकार पथ देना बंद कर दिया। यहाँ पर देखिए, इस बिंदु पर हमने धागा छोड़ा, यहाँ से हमने धागा पकड़ रखा है, ये धागा है, ये पिंड है, ठीक है। यहाँ पर पत्थर बांध रखा है और पिंड यूं घूम रहा है, ठीक है। जैसे ही पिंड यहाँ पहुंचा, हमने छोड़ दिया, यहाँ से धागे को छोड़ दिया, अर्थात हमने वृत्ताकार पथ देना बंद कर दिया। तो पिंड कहाँ जाएगा? इस दिशा में जाएगा। अर्थात इस बिंदु पर इस पिंड की दिशा क्या है? इस दिशा में, ठीक है। अब अपन पोजीशन थोड़ी चेंज करें, पोजीशन बदलें, ये बिंदु लें, धागा इधर आएगा, धागा चेंज होगा ना, ये धागा बंधा हुआ है, पिंड यहाँ, धागा भी साथ साथ में घूमेगा, पिंड घूम रहा है, वैसे वैसे घूमेगा। तो यहाँ पिंड मान लो किसी पॉइंट पर किसी समय यहाँ पहुंच गया, ये धागा है। इस बिंदु पर अगर आप उसको छोड़ोगे तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये स्पर्श रेखा इधर जाएगा। अर्थात इस बिंदु पर पिंड की दिशा क्या है? इधर। इस बिंदु पर पिंड की दिशा क्या है? ऊपर की ओर। इस बिंदु पर पिंड की दिशा कहाँ होगी? इधर। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखीय दिशा होती है, स्पर्श रेखीय दिशा होती है। बात समझ रहे हैं? प्रत्येक बिंदु पर पिंड की दिशा अलग है, परिमाण समान है लेकिन दिशा भिन्न है। तो ये क्या एक समान सदिश कहलाएगा? क्या अपन कह सकते हैं कि सदिश समान है? समान सदिश अपन ने पढ़ा है, समान सदिश पढ़ा है हमने, असमान सदिश पढ़ा है, याद है क्या आपको? सदिशों के प्रकार पढ़े थे अपन ने। उसमें किसी भी किसी भी सदिश का परिमाण और दिशा दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, तब वो समान सदिश कहलाता है। इसमें परिमाण तो समान है लेकिन क्या दिशा समान है? क्या प्रत्येक बिंदु पर आप कह सकते हो कि दिशा समान है? बिल्कुल नहीं कह सकते, दिशाएं अलग अलग है। इसलिए अपन कहेंगे वृत्ताकार पथ में किसी भी पिंड का वेग एक समान नहीं हो सकता, वेग समान नहीं होता। तो ये बात क्लियर हो गई आपके, ये बात आपके समझ में आ गई। तो यहाँ एक समान वृत्तीय गति किसको कहेंगे पर? कि कोई पिंड समान चाल से अगर वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर
गति करता है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। अब जैसे सरल रेखा में अपन ने पढ़ा था विस्थापन होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, तो उसी प्रकार जो वृत्ताकार पथ है उसमें भी तो वेग विस्थापन सब होने चाहिए। ठीक है ना। तो अपन एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो पहला हमारा बिंदु है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को अपन व्यक्त करते हैं डेल्टा थीटा से। ये कोणीय विस्थापन है। अब ये होता क्या है, ये हमने एक वृत्ताकार पथ लिया, इस वृत्ताकार पथ में ये केंद्र है, बिंदु ए पर उसकी प्रारंभिक पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति है। इसकी त्रिज्या आप मान सकते हैं कैपिटल आर या स्मॉल आर भी मान सकते हैं, कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर ले लो। कितने समय, कुछ समय पश्चात, डेल्टा टी समय पश्चात पिंड मान लो बिंदु बी पर आ जाता है। ये कोण अंतरित करेगा। डेल्टा टी समय पश्चात उसने केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित किया, डेल्टा थीटा कोण बनाया। पहले पिंड यहाँ था, फिर कोण यहाँ आ गया। ये इसकी प्राथमिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम स्थिति है। ठीक है। तो प्राथमिक स्थिति और अंतिम स्थिति में केंद्र पर कितना कोण बना उसको अपन कहते हैं कोणीय विस्थापन। ठीक है। डेल्टा टी समय के अंतराल में किसी पिंड द्वारा, गतिशील पिंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। वृत्तीय गति में डेल्टा टी समय में कण द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है। यहां पर ये चाप है, ये कोण है और ये त्रिज्या है। आपने मैथ्स में चाप, कोण और त्रिज्या में एक संबंध पढ़ा है। चाप अपन यहां पर ले सकते हैं एस या डेल्टा एस या एस ले लो। ये एस अपन ने यहां पर चाप लिया। ठीक है। डेल्टा एस भी ले सकते हैं। मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कोण, चाप और त्रिज्या में कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पर चाप को आप डेल्टा एस ले लो, डेल्टा एस, क्योंकि चेंज होने वाला है, जो बदलने वाली राशियां होती है उसको अपन डेल्टा के रूप में लेते हैं। अगर मान लो बी बिंदु को अपन यहाँ ले ले तो चाप बदल गया ना। तो जो चेंजेबल राशि, जो चेंज होने वाली राशि, उसको डेल्टा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आर को अपन ने डेल्टा क्यों नहीं लिया, क्योंकि पूरे पथ के लिए आर नियत है। पिंड कहीं भी चले जाओ उसकी त्रिज्या नहीं बदलेगी ना, इसलिए हमने आर को डेल्टा के रूप में नहीं लिया। ठीक है ना। आर को अपन डेल्टा नहीं कहते। तो यहाँ पर कोण बराबर क्या होता है, चाप
बटे त्रिज्या। कोण कितना है डेल्टा थीटा बराबर चाप कितना है डेल्टा एस बटे आर। ये आपके आगे समीकरण नंबर 1 जिसको अपन कहेंगे कोणीय विस्थापन। ये कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला आया है डेल्टा एस चाप बटे त्रिज्या। ये केंद्र पर अंतरित कोण है, समझ में आ गया। दूसरा हमारा जो बिंदु है नंबर 2, दूसरी जो राशि है वो कोणीय वेग। कोणीय वेग। अब यहाँ पर एक बात आप नोटिस करोगे, एक बात आप देखोगे, विस्थापन वेग ये अपन ने पढ़ा ना, पीछे पढ़ा था। इसके आगे अपन क्या शब्द जोड़ रहे हैं, अपन लगा रहे हैं कोणीय शब्द। क्यों? कोणीय विस्थापन कोणीय वेग लगा रहे हैं ना, तो यहाँ ये कोणीय शब्द आगे अपन क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो गति है ये सरल रेखा में नहीं है। कैसी है? वृत्ताकार गति है, घूर्णन गति है, ठीक है ना। तो अगर अपन केवल विस्थापन पढ़ेंगे, इसको केवल विस्थापन अगर अपन ने पढ़ा या विस्थापन लिखा तो ये माना जाएगा रेखा, एक सरल रेखा में गति, सीधी सीधी सड़क पर गति हो, उसको अपन कहेंगे विस्थापन। उस गति के लिए शब्द आएगा विस्थापन, वेग, त्वरण। और जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है तब क्या क्या बोलेंगे अपन? कोणीय विस्थापन। जैसे शब्द आएगा कोणीय विस्थापन तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि पिंड वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। कोणीय वेग, इसका मतलब पिंड वृत्ताकार पथ में गतिशील है। कोणीय शब्द आते ही पिंड की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है, ठीक है। तो कोणीय वेग, कोणीय वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी? कोणीय वेग को अपन व्यक्त किससे करते हैं? ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा, ठीक है। ये डब्लू के जैसा है लेकिन डब्लू नहीं है। डब्लू को आप कैसे लिखते हो? ऐसे। इसको आपको ऐसे नहीं लिखना, गोल घुमा के लिखना है ऐसे। इसमें और इसमें अंतर है, ये ओमेगा है, ये डब्लू है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखोगे इसको ओमेगा। परिभाषा क्या हो जाएगी? वही जो उसमें थी, वेग की परिभाषा क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यही परिभाषा थी ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहाँ विस्थापन की जगह शब्द क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन, ठीक है। क्या जाएगा? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा। इसका फॉर्मूला भी वही होगा, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे विस्थापन में लगा समय। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन कितना है? डेल्टा थीटा। और इस विस्थापन में समय कितना लगा? डेल्टा टी लगा ना। तो यहां पर आ जाएगा आपके आप सभी बच्चों के पास बुक होगी, बुक चेंज हो गई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बुक से एक एक लाइन अगर आप मैच करने लगोगे तो वो मैच नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? मैं आपको कारण बता दूँ इसका, कि बुक जो चेंज हुई है उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, और उस लैंग्वेज में उस एक पैराग्राफ में बहुत सी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिसका डेरिवेशन या जिसकी परिभाषा
या जिससे रिलेटेड कोई भी बात उस पूरे चैप्टर में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उस बात को आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे आप उसको नहीं समझ सकते। तो आप बुक की लैंग्वेज ना पढ़ें, जो मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ वो एकदम सफिशिएंट है आपके लिए। और एक एक छोटी छोटी चीजें जो आपकी बुक में केवल शब्द दे रखा है, उसका फॉर्मूला और उसकी परिभाषा भी यहाँ आपको बताई जा रही है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझें कि ये बुक में नहीं है तो ये अपन क्यों पढ़े। बुक में आपके आएगा कोणीय विस्थापन, सीधा फॉर्मूला दे रखा है, वो कैसे है आपको नहीं पता कोणीय विस्थापन क्या होता है। बुक में सीधा कोणीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अब क्या होता है आपको पता ही नहीं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और बिना पढ़े आप आगे की बात फिर नहीं समझ पाओगे। और साइंस कभी भी रटी नहीं जाती, ये आप ध्यान रखें, ये रटने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप ये ना समझें कि ये डायग्राम तो बुक में था ही नहीं, मैडम ने कहाँ से बता दिया। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके सीखे बिना आप द्वितीय गति में आपकी जो बुक में है, आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, ऐसा करके डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे। ऐसे करके आपके डायग्राम दे रखा है, यहाँ आर दे रखा है, यहाँ आर डैश दे रखा है, यहाँ ये वी वेग दे रखा है, या ऐसे करके यहाँ ऐसे दे रखा है, ये वी वेग दे रखा है, ये वी दे रखा है, एक वी डैश दे रखा है, ये वी और ये वी डैश क्यों दे रखा है। अब आप बता सकते हो, मैंने आपको बताया था, समझाया था कि वेग समान नहीं होता। इस बिंदु पर डायरेक्शन देखो, ये दे रखी है ना, इस बिंदु पर डायरेक्शन ये दे रखी है ना। तो यहाँ पर अपन v लिखोगे तो यहाँ आप v नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये समान नहीं है, केवल परिमाण समान है, इसकी दिशा समान नहीं है, इसलिए इस v में अंतर होगा। संख्या समान हो सकती है लेकिन दिशा समान नहीं है, परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, आगे जाके सीधा ये न्यू और यहाँ पर एक त्रिभुज सा बना रखा है। ये डायरेक्ट मैं अगर बता दूं आपको तो ये बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको ये पद जरूरी है समझने। जैसा कि मैंने आपको ये वेग वाला उदाहरण दिया, अब आपको पता चल गया कि यहाँ भी और यहाँ भी डैश क्यों है, क्योंकि दिशा अलग दे रखी है, इसलिए। समझ रहे हैं ना। तो इस डायग्राम को समझने के लिए आपको ये पद समझने पड़ेंगे। समझ रहे ना आप मैं क्या कह रही हूँ। तो आप बिल्कुल बुक पे न जाएं कि बुक में ऐसा दे रखा है। जैसे मान लो प्रक्षेप्य गति मैंने पढ़ाई, प्रक्षेप्य गति में भी कई फॉर्मूले हैं जो बुक में डायरेक्ट दे रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ एक एक निकाला है। तो ज्यादा चीज से आप घबराओ नहीं कि ये बड़ा हो गया, मैडम बड़ा करवा रही है, ज्यादा डेरिवेशन हो गया। बुक वाला डायरेक्ट करोगे तो वो आपको रटना पड़ेगा, रटी हुई बात कितने दिन याद रहती है आप ये जानते हैं। और समझी हुई बात चाहे डिटेल में बड़ी हो लेकिन वो आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोणीय वेग को अपन ओमेगा के द्वारा व्यक्त करते हैं। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये कोणीय वेग का फॉर्मूला, ठीक है। कोणीय त्वरण है वो अपन कल पढ़ेंगे, उसके बाद इस डेरिवेशन पे आएंगे, इस पे भी आएंगे पर इसको भी समझेंगे, लेकिन ये करने के बाद, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।